हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। लास्ट लेक्चर में रिसर्च मेथडोलॉजी की सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, और उसके अंडर मैंने आपको दो टाइप बताए थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए सैम्पलिंग डिज़ाइन में आज जो दूसरा टाइप है सैम्पलिंग डिज़ाइन का, उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, कौन कौन से उसके टाइप आते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इससे जस्ट पीछे वाली जो वीडियो बनाई है मैंने वो रिसर्च मेथडोलॉजी में, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। और आज की वीडियो बेस्ड है प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। We will discuss here what is the meaning of non-probability sampling design and what are the various methods of non-probability sampling design। तो सारा कुछ जो रहेगा वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में ही रहेगा इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से, हमारे चैनल को द सांख्यान स्टडीज़ को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से हैं, उनको आप जो है फॉलो करें और लाइक करें। तो हल्का सा मैं आपको बताना चाहूँगा सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है कि सैम्पलिंग डिज़ाइन में हम ये डिसाइड करते हैं एक ऐसा प्लान, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें ये बताया जाता है कि हमने जो सैंपल सेलेक्ट करने हैं, रिस्पोंडेंट्स को पिक करना है अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, सर्वे के लिए, वो कैसे करना है, क्या बेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या करेक्टरिस्टिक्स रहेगी जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे दिस पर्सन इज़ द बेस्ट फिट सैम्पल फॉर माई रिसर्च स्टडी। तो वो सारी टेक्निक्स और वो सारे मेथडोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं रिस्पोंडेंट को पिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, उसको हम सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं। सैम्पलिंग डिज़ाइन के दो टाइप हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसमें सब लोगों के, जो यूनिवर्स में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जो पूरे पॉपुलेशन है उसमें, जैसे मान लीजिए 1000 लोगों का शहर है, 1000 में से 1000 के सिलेक्ट होने की संभावना है, बराबर संभावना है। अब वो डिपेंड करता है मेरा सैंपल साइज कितना है। मान लीजिए 1000 में से मुझे 100 लोग चाहिए, तो 100 लोगों में को मतलब 1000 में से मैं 100 ही लोग सेलेक्ट करूँगा, लेकिन उसमें एक रैंडमनेस होगी, उनकी सिलेक्शन का एक चांस होगा, बराबर चांस होगा। वहाँ पे बायसनेस जो होगी वो बिल्कुल ना के बराबर होगी, और होगी ही नहीं बायसनेस, वहाँ बायस नहीं होंगे प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि वहाँ पे हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे, हम एक मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी ऑन द कंट्री जो होता है इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो होता है वो रैंडमनेस नहीं होती है, संभावना सबकी बराबर नहीं होती है। इसमें जो डिसीजन होता है सैंपल को सिलेक्ट करने का, सैंपल डिसाइड किया जाता है वो जजमेंट के बेस पे, पर्पस के बेस से डिसाइड होता है। जो मुझे फिट लगता है अपने हिसाब से मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। इसमें हम जजमेंट सैम्पलिंग, रेफरल या स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक बार हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज द डेलिब्रेट सैम्पलिंग, पर्पोजिव सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, एक डेलिब्रेशन है, इसमें जो है वो संभावना सबकी बराबर नहीं है। मतलब जो भी मेरा कंसर्न होगा, जो पर्सन, जो आइटम, जो एलिमेंट पॉपुलेशन में मुझे ठीक लगता है कि ये बंदा जो है वो फिट है मेरी रिसर्च के लिए, ये बंदा मुझे सही आंसर देगा, ये आइटम जो है एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, ये एलिमेंट जो है पॉपुलेशन का दैट इज़ फिट फॉर माय रिसर्च स्टडी, तो मैं उसके पास सीधा जाऊंगा और उससे क्वेश्चन आंसर करूंगा या उसको ऑब्जर्व करूंगा या उससे इंटरव्यू लूंगा और अपनी रिसर्च स्टडी का एनालिसिस और आगे जो है इंटरप्रिटेशन कर दूंगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑन द कॉन्ट्रैरी अलग चीज़ है, वहाँ पे जो है सबकी रैंडमनेस है, सबकी संभावना बराबर है। तो आइए डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहला मेथड जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है? जजमेंट सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक है जब मुझे मालूम है कि वो सामने वाला आदमी, जिस आदमी को जो है
जो आदमी मुझे दिख रहा है वो मेरे रिसर्च स्टडी के लिए बिल्कुल फिट है। मेरा जजमेंट काम करेगा, मेरे माइंड की अटेंशन क्या है, मेरे माइंड में क्या चीज़ें चली है। जैसे ही मैं बात करता हूँ टूरिस्ट की तो मेरे दिमाग में आ जाता है एक हल्का सा ओवरव्यू कि टूरिस्ट होता है जो बाहर की हो सकता है किसी बाहर की स्टेट से आया हो, या हो सकता है किसी बाहर की कंट्री से आया हो, जिसके पास एक बैग होगा हल्का सा, इधर उधर घूमा होगा, फोटो खींच रहा होगा, ठीक है, चश्मा लगाया होगा, और इधर उधर किसी से पूछ रहा होगा, डायरेक्शन पूछ रहा होगा, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में पूछ रहा होगा, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है वो टूरिस्ट है। तो अगर मैं मेरी रिसर्च स्टडी टूरिज्म के ऊपर है और मुझे सैम्पलिंग टूरिस्ट से करनी है, तो मैं उसी पर्सन को जो है वो टूरिस्ट मानूंगा, क्योंकि वो मेरे सामने खड़ा है और वो जो जिस काम के लिए है, जो हरकतें कर रहा है, जो काम कर रहा है, उससे मुझे लगता है ही इज़ द टूरिस्ट। और मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा, बोलूँगा भैया ये मेरी रिसर्च स्टडी, आप थोड़े से 2-4 मिनट लगा करके कि मेरा क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देगा अच्छी बात है, नहीं देगा वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वहां में 100 लोग खड़े थे, 100 लोगों के पास मैं नहीं गया, उन 100 लोगों के सिलेक्शन की संभावना नहीं थी, 100 लोगों से पूछने की संभावना नहीं थी। मैं सीधा गया और एक टूरिस्ट के पास, जो मुझे दिख रहा था कि वो पर्सन जो है मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देगा। वहाँ सामने दुकान वाला भी था, सामने चाय वाला भी था, सामने कोई और गाड़ी वाला भी था, सामने कोई टैक्सी ड्राइवर भी था, सामने कोई और सब्जी बेचने वाला था। मैं उसके पास नहीं गया बिकॉज दे आर नॉट द टूरिस्ट। तो यहाँ मेरा जजमेंट काम किया, मेरे माइंड ने बोला, जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स मेरे माइंड में एकदम उभर के आई कि ये जो आदमी है वो टूरिस्ट हो सकता है और मुझे उसी के पास जाना चाहिए सैम्पलिंग के लिए, ठीक है जी। ये जजमेंट सैम्पलिंग होता है, जहाँ पे इंसान का, पर्सन का, रिसर्चर का, इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट काम करता है। दूसरी आती है स्नोबॉल और रेफरल सैम्पलिंग, ठीक है जी। स्नोबॉल और रेफरिंग सैम्पलिंग को समझने के लिए आपको हल्का सा अगर ध्यान हो, स्नोबॉल होता क्या है। स्नोबॉल का मतलब है जब बर्फ़ गिरती है तो उसका गोला बनाते हैं हम एक बड़ा सा, और उसको जैसे ऊपर पहाड़ पर से फेंका जाता है या ढलान पर से फेंका जाता है तो वो नीचे 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 घूमता, रोल होता हुआ जाता है, और उससे क्या होता है, उसके साथ बर्फ़ चिपकती जाती है और एक बहुत बड़ा बॉल वो बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्नोबॉल, ठीक है। इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग क्यों बोला जाता है। स्नोबॉल में ऐसा होता है कि मेरे पास जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एलिमेंट जो है, जो मेरी रिसर्च स्टडी के हिसाब से फिट बैठने वाला एलिमेंट है, सैंपल है, वो बहुत कम है। मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ मिलेंगे, लेकिन मुझे 1 या 2 सोर्स पता है, और हो सकता है मुझे अपनी रिसर्च स्टडीज़ के लिए 50 चाहिए हों। अब मैं उनको कैसे ढूंढूंगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे 1 या 2 या 3 या जितने भी सोर्स पता है मैं उनके पास जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बात करनी है, मुझे सपोज़ मुझे काम करना है या रिसर्च करनी है पान वाले के ऊपर, ठीक है, कि पान खाने से क्या होता है, या पान बेचने वाले की से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, या पान से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, लेट अस से। तो मैं क्या करूँगा, मैं पता लगाऊंगा कि इस शहर में पान की दुकान है कहाँ पे। तो मैं उस पान की दुकान पे जाऊँगा और उससे पूछूंगा जो भी मेरी क्वायरीज होंगी। अगर मान लो पान के कस्टमर से रिलेटेड मेरी क्वायरी है, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि XYZ आदमी जो है पान खाता है। इसी हिसाब से अगर मैं पूछने लगूंगा, तो पूरे शहर में पूछ लूँगा हर एक आदमी को कि क्या आप पान खाते हैं, और मोस्ट ऑफ द हो सकता है आपको रिस्पोंडेंट ऐसे में नॉन रिस्पोंडेंट होंगे, वो जो आइटम्स आपको मिलेंगी वो नहीं होंगी पान खाने वाले, तो मतलब 100 में 1 या 2 आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे अगर मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, पान वाले जो बेचने वाला उसके पास जाऊँगा, तो मैं उससे पूछूंगा हु आर योर कस्टमर्स। तो वो बोलेगा कि मेरे कस्टमर जो हैं फलाना फलाना आदमी हैं, और वो इस टाइम आते हैं, तो मैं उनसे मिलूँगा, ठीक है। उनसे मिलूँगा तो उनसे वो मेरे रिस्पोंडेंट्स होंगे, और मैं उनसे जो है वो क्वेश्चन पूछूंगा। सिमिलरली मुझे और रिस्पोंडेंट चाहिए, तो मैं उससे पता लूँगा कि आपको मालूम है कि क्या यहाँ पे और कोई पान बेचने वाला है इस शहर में। वो बोलेगा यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरे शहर में, फलाने शहर में एक और बेचने वाला है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, उससे पूछूंगा, रेफरेंस लूँगा, और फर्दर आगे जो है उसके कस्टमर से मिलूँगा और उनसे जो है अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ लूँगा। तो इससे इस तरह से क्या हुआ कि मैं एक डायरेक्शन मुझे मिल रही है एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाने के लिए, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी के पास जाने के लिए, और एक रेफरेंस मिल रहा है कि मुझे फलाने भैया ने आपका एड्रेस दिया था और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इसको कहते हैं स्नोबॉल या रेफरेंस या रेफरल सैम्पलिंग, जिसमें मुझे एक रेफरेंस मिलता है और उसके बेसिस में फर्दर जो है मैं आगे सैम्पलिंग करता हूँ। लेकिन यहाँ बात वही आती है, बात सिर्फ वही आती है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है सबकी, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी है। जो मेरा जजमेंट होगा, जो मेरा पर्पज को रिजॉल्व कर रहा होगा, जो मेरी स्टडी के हिसाब से मुझे फिट लग रहा होगा आदमी, मैं उसको स्टडी के लिए कंसल्ट करूँगा, वो मेरा एक्चुअल रिस्पोंडेंट होगा।
अगर यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ठीक है पान वाला नहीं मिल रहा तो क्या XYZ से पूछ लो, ठीक है, तो वो स्टडी जो है वो बिल्कुल ही बायास्ड हो गई। वो तो हमने पहले ही बात बोल दी, उसको तो सिस्टमेटिक बायस बोलेंगे हम, कि पहले फर्स्ट टाइम से वेरी बिगिनिंग से वो स्टडी गलत हो गई, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी गलत सेलेक्ट कर लिया, जबकि रिसर्च में ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से मिलता है, लेकिन वहाँ रैंडमनेस होती है, यहाँ रैंडमनेस नहीं होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते थे, ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में बड़े रिसर्च एरिया को छोटे छोटे भागों में बांटते थे अपनी रिसर्च स्टडी को एक सिस्टमेटिक वे में करने के लिए, और उससे क्या होगा, जो रिसर्च एरिया है उसको छोटे भागों में बांटने से हमारा एफर्ट जो है वो कम लगेगा। सेम इज़ द केस विद कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, जो बड़ा एरिया है उस बड़े एरिया को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं और एक कोटा स्पेसिफाई करते हैं, कि मान लीजिए एक बड़ा शहर है, उसको मैंने 4 पार्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बांट दिया। अब चारों पार्ट से मुझे कितने कितने सैंपल लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही हिस्से से 10 सैंपल ले लूँ या एक ही हिस्से से 20 सैंपल ले लूँ। मैं प्रोपोर्शन करूँगा, एक कोटा स्पेसिफाई करूँगा कि इस शहर में मुझे टोटल 50 सैंपल लेने हैं, ठीक है, या टोटल मुझे 40 सैंपल लेने हैं, लेटेस्ट से कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, मुझे 40 सैंपल चाहिए, तो मैं शहर के एक ही कोने से 40 नहीं लेके आऊँगा। मैं क्या करूँगा, 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा और हर एक कोने को, हर एक सेक्टर को, हर एक पार्ट को 10-10 सैंपल्स का जो है वो कोटा मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब एक पार्ट से नॉर्थ से 10 सैंपल, साउथ से 10 सैंपल, ईस्ट से 10 सैंपल, वेस्ट से 10 सैंपल मैं कलेक्ट करूँगा। लेकिन अब बात आती है, वो जो 10 सैंपल होंगे वो कैसे सेलेक्ट करूँगा, वो सेलेक्ट करूँगा मैं ऑन द बेसिस ऑफ माई जजमेंट। लेकिन जब क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात आती थी तो वहाँ लॉटरी मेथड चलता था, वहाँ एक सिस्टमेटिक मेथड चलता था कि मैं किसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ कोई लॉटरी नहीं है, वहाँ चांस था सिलेक्शन का, सबका बराबर चांस था। यहाँ बराबर चांस नहीं है। यहाँ 10 लेकर के आऊँगा, भले ही वो मुझे 10 शहर के, वो 10 सैंपल मुझे एक शहर के एक कोने के एक ही घर में क्यों ना मिल जाए, मुझे जजमेंट है मेरा। अगर मुझे पता है कि वहाँ 10 लोग मेरे काबिल हैं रिसर्च के आंसर देने के लिए तो मैं उनसे ही पूछ लूँगा, अगर नहीं है तो मैं कहीं और मूव करूँगा। और पर जो मेरी जजमेंट के हिसाब से, मेरे पर्पस के हिसाब से फिट बैठ रहा है मेरी स्टडी पे, वही मेरा एग्जैक्ट सैंपल होगा। फिलहाल कोटा सैम्पलिंग में इतना समझ लीजिए कि मैं एक कोटा असाइन करूँगा नंबर ऑफ पर्सनस प्रोपोर्शनेटली और नॉन प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब है कि जैसे मान लो मैं नॉर्थ से 10 लूँगा, साउथ से 10 लूँगा, ईस्ट से 10 लूँगा और वेस्ट से 10 लूँगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनेटली। नॉन प्रोपोर्शनेटली का मतलब है कहीं से 12 ले लिए, कहीं से 8 ले लिए, कहीं से 5 ले लिए, दैट इज़ नॉन प्रोपोर्शनेटली, जहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं है, इसको कोटा सैम्पलिंग हम बोलेंगे। सैम्पलिंग में बस इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को और सांख्यान स्टूडियो को। आपकी कोई क्वेरी होती है इसके sankhyan666@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको हैंड रिटन नोट्स की चाहिए नेट के एग्जाम के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 की, इट इज़ अवेलेबल, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।